हेलो गाइस। आज फिर आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पार्ट नंबर 2 करेंगे शेक्सपियर का। कल हमने पार्ट नंबर 1 किया था, तो आज हम शेक्सपियर का पार्ट नंबर 2 करेंगे। कुछ पॉइंट्स हमने कल कर लिए थे जो इम्पोर्टेंट थे, थोड़े से टफ थे, लेकिन एक दो बार आप उनको पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन आज हम आगे इनके प्ले के बारे में बात करते हैं कि इनके प्ले से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कॉमेडी से कौन से बनते हैं, ट्रेजेडी से कौन से बनते हैं, और इनके जो हिस्टोरिकल प्ले है वहाँ से कौन से क्वेश्चन बन के आते हैं। लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। डीएसएसबी में ऑलरेडी वो क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं बीच बीच में आपको वो बताती जाऊंगी। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, थोड़ा सा मैं इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बता देती हूँ। कल मैंने आपको बताया नहीं था, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट राइटर और इनके बारे में आप सबको वो सब चीज़ें पता होंगी, तो थोड़ा सा बार बार उन चीज़ों को बताना बोरिंग सा लगता है। लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि इनका जन्म है वो 1564 के अंदर 23 अप्रैल को हुआ था, और सेम डे इनकी डेथ 1616 में हुई थी, 23 अप्रैल 1616 को। ठीक है। इनके फादर थे, उनका नाम जॉन शेक्सपियर, और इनकी मदर का नाम मैरी ऑर्डन था। और इनकी वाइफ है वो एन हैथवे, जो इनसे 8 साल बड़ी थी एज में। और ये लंदन में मोस्टली टाइम इन्होंने लंदन में बिताया है। और 1592 से इनका जो रिटर्न वर्क्स हैं वो आने शुरू हो गए थे। और उस टाइम इनके फादर हैं वो ग्लव्स मेकर थे। और इनके 3 बच्चे हुए थे, जूडिथ, हेमनेट और सारा। तो 3 इनके बच्चे थे, उनमें से 2 जुड़वा थे और एक दूसरा बच्चा, एक गुड़िया थी, बेटी थी इनकी। तो इनके बारे में इनकी फैमिली हिस्ट्री थोड़ी सी है, तो ये मैंने आपको बता दी। और इनको जब लास्ट में इनकी डेथ हुई थी तो इनको होली ट्रिनिटी चर्च में दफनाया गया था। तो ये मोटी मोटी बातें थी जो आपको याद रखनी है। मेनली इनके क्वेश्चन बनते हैं, जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं वहाँ इनके क्वेश्चन बन जाते हैं इनकी लाइफ हिस्ट्री से रिलेटेड। बाकी जो अच्छे लेवल के जो एग्जाम है, जैसे डीएसएसबी आ गया आपका, पीजीटी इंग्लिश कहीं भी है, नेट का है, तो वहाँ पे आपके क्वेश्चन है वो इनके प्लेस से या इनके वर्क्स की जो फेमस लाइनें, कोट्स वगैरह हैं, वहाँ से बनते हैं। तो आज हम बात करेंगे इनका, सबसे पहले हम इनकी ट्रेजेडी की बात करेंगे। होकम जो है इनकी ट्रेजेडी, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। तो उनसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं और बनने की संभावना है। तो इनका सबसे पहला मैं बात करूंगी हैमलेट की। हैमलेट इनका लॉन्गेस्ट प्ले माना जाता है। और हैमलेट का अगर फुल टाइटल की आप बात करें तो हैमलेट की फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। इसकी सेटिंग बहुत बार क्वेश्चन में पूछी जाती है, केवीएस में भी पूछा गया था पहले, तो डेनमार्क आएगा इसका। ओपनिंग सीन जब आता है तो इसमें एक घोस्ट अपीयर होता है हैमलेट के फादर का, क्योंकि इनके जो चाचा थे क्लोडियस, उन्होंने इनके फादर को जहर दे के मार दिया था। तो इनके फादर का जो घोस्ट है ओपनिंग सीन में ही आ जाता है, घोस्ट ऑफ हैमलेट फादर। और 4 टाइम ये घोस्ट आता है इस प्ले के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अपीयर कितनी बार होता है घोस्ट इसमें। एक एक्ट 1 में 3 टाइम होता है और एक एक्ट 3 में 1 टाइम होता है। और ये इन्फॉर्मेशन देता कौन है, तो ये देता है होरेसियो। ये इसका चाइल्डहुड फ्रेंड है, किसका, हैमलेट का, होरेसियो। और इसको प्ले विद इन प्ले बोला जाता है। ये एक टेक्निक है जो यूज की गई है। और वो प्ले विद इन प्ले का मतलब क्या होता है, जैसे आप एक प्ले चला रहे हो और उसके अंदर ही आप अपना कोई मतलब एक और स्टोरी बताने लग जाओ, कोई और प्ले बताने लग जाओ, वो है। तो उस प्ले का नाम क्या है, ये प्ले पूछ लिया जाता है कई बार, मर्डर ऑफ गोंजागो। ये जेड है यहाँ बीच में, गोंजागो, मर्डर ऑफ गोंजागो, ये एक प्ले है, इसके अंदर प्ले दिखाया गया है। उसको माउस ट्रैप का सीन बोल सकते हैं आप। उस प्ले को देख करके इसकी टेक्निक है वो अपनाई गई है, प्ले विद इन प्ले इसको माना जाता है। ये लॉन्गेस्ट प्ले माना जाता है। इसमें 4 बार गोस्ट है वो अपीयर होता है। और इसके फेमस कैरेक्टर हैं ओफिलिया, ये इनकी जो हैमलेट है उसकी गर्लफ्रेंड है। गट्रूड इनकी मदर है। क्लॉडियस इनके चाचा है। ओरेसियो इसका फ्रेंड है। आगे इनके 2 फ्रेंड और आएंगे जो जर्मन यूनिवर्सिटी विटेनबर्ग में इनके साथ पढ़ते थे, उनका नाम भी आएगा, मैं बता दूंगी। उसके बाद आता है इसमें एक प्रेयर सीन। प्रेयर सीन में क्या होता है, इनके चाचा है प्रेयर कर रहे होते हैं, और तब जाकर के हैमलेट वहाँ जाता है तो देखता है कि यहाँ कोई गार्ड या कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो वो सोचता है कि ये मारने का अच्छा मौका अपने चाचा को। लेकिन वो ये सोच के मारने का मौका स्किप कर देता है, क्योंकि अगर मैं इनको प्रेयर टाइम के अंदर मारता हूँ तो ये सीधा हेवन में जाएंगे, न कि हेल में। ये बात सोच करके वो मारने का आइडिया है वो स्किप कर देते हैं। उसके बाद मैंने बताया था ओफिलिया, ये रोजन क्रेंटिज और गिलस्टेंटन, ये 2 फ्रेंड हैं इनके। ये जर्मन फ्रेंड हैं इनकी हैमलेट के, जो जर्मन में यूनिवर्सिटी ऑफ विटेनबर्ग में साथ पढ़ते थे। ये 2 इनके फ्रेंड हैं। तो इनका भी आप नाम याद रखना कि इनके ये कहाँ के फ्रेंड है। ओफिलिया की डेथ हो जाती है इसमें, और वो किसके द्वारा बताई जाती है, मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि इसमें एक फूल आता है, ग्रेव डिगर फूल, एक मूर्ख जिसको हम कह देते हैं, कि वो आकर के ओफिलिया की डेथ के बारे में बताता है एक्ट 5 के अंदर।
उसके बाद एक बहुत ही फेमस कोट है, ये बहुत बार आती है, पिछली बार ऐसे ऐसे चंडीगढ़ में भी आया था ये टीजीटी के अंदर, और वैसे भी हर तीसरे एग्जाम में ये कोट आ जाती है, टू बी और नॉट टू बी। एक सोलिलोकी है, एक टाइप से बोली गई है ये, एक्ट 3 में है और सीन नंबर 5 में है। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, हैदर मूवी, आपने देखी भी होगी, हैदर मूवी बनी हुई है, वो पूरी की पूरी हैमलेट के को ही शो करती है। तो इसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सारे के सारे याद रखने हैं। मेनली इसके सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो याद रखने हैं। प्ले इन विद इन प्ले वाली टेक्निक आपको याद रखनी है। इसमें 2 मेनली सीन है और एक घोस्ट वाला क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद आती है नेक्स्ट ट्रेजेडी इनकी, किंग लियर। किंग लियर में क्या आता है, किंग लियर में स्पेशली इनकी तीनों बेटियों के नाम आते हैं। तीनों बेटियों में सबसे बड़ी बेटी है गोनरिल, और गोनरिल के हस्बैंड है ड्यूक ऑफ एल्बनी। उसके बाद में सेकंड नंबर की बेटी है इनकी रीगन, ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल। कई बार इनका सीक्वेंस लगाना आ जाता है, कॉर्नवेल, ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल की वाइफ है ये। और तीसरी बेटी इनकी सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया, वो किंग ऑफ फ्रांस की वाइफ है। उसके बाद में इसमें एक स्टॉर्म सीन या हीथ सीन भी आप इसको कह सकते हो, एक्ट 3 सीन 1 में आता है। इसको आप 31 से याद रख लेना, एक्ट 3 सीन 1 को 31। तो इसमें एक सीन आता है स्टॉर्म, इसमें बहुत बड़ा एक तूफान आ जाता है, वो सीन आता है, तो ये इसमें देखने को मिलता है। डोवर क्लिप का सीन भी इसके अंदर आता है, एक्ट 4 में सीन नंबर 6 में। और इसमें फूल, मैंने कल आपको बताया था कि इसमें फूल नाम का, द फूल के नाम से ही है इसमें करेक्टर, और इसका सब प्लॉट है वो सिडनी के आर्केडिया से लिया गया। कल मैंने आपको सोर्सेज वाली बात में बताया था। नेक्स्ट आती है ओथेलो, ये भी इनकी बहुत फेमस ट्रेजेडी है। इसमें विलियन कैरेक्टर है इयागो, जिसको मैकियावली के, जो मैकियावली हमारे पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं, उनके करेक्टर से इनको मैकियावली करेक्टर की कंपेयर की गई है। इयागो इसमें बहुत बड़ा विलियन है, और इसकी वाइफ है एमिलिया। इसके थ्रू ये एक प्लान बनाता है, ये डेस्डिमोना जो बारबेंटियो की बेटी है, बारबेंटियो मेन इसके अंदर कैरेक्टर है, उसकी बेटी है डेस्टिमोना। डेस्टिमोना के फादर हैं ये। तो ये बारबेंटियो का विश्वास जीत लेता है और उसको भड़का करके जिससे डेस्टिमोना की वो डेथ कर देते हैं। तो इयागो है वो एक बहुत बड़ा विलेन है, इसका करेक्टर बहुत बार पूछा जाता है। इसकी वाइफ है एमिलिया। ये एमिलिया बहुत सीधी सादी है, लेकिन ये अपनी बातों में उलझा करके एक प्लान बना लेता है, और उसको पता भी नहीं चलता, लास्ट में इस एमिलिया की भी डेथ हो जाती है। एक है रोड्रिगो। रोड्रिगो क्या है, ये भी डेस्टिमोना को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है। उसके बाद एक आता है कैसियो। कैसियो से ये मिलकर के प्लान बनाता है, और इसमें मेन सीन जो आता है, एक हैंडकरचिप सीन आता है। ये हैंडकरचिप सीन में क्या होता है, एक 3 सीन 4 में आता है, 34 में। ओथेलो की जो मदर का हैंकी होता है ये, और ओथेलो ने डेस्टिमोना को ये हैंकी दिया था, और उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी बनी हुई थी, वो उसके प्यार का सिंबल आप कह लीजिए, कि प्यार के निशाने के रूप में उसको दिया था। और ये किसी न किसी तरीके से जो एमिलिया है उसके पास चला जाता है। एमिलिया उसकी एक टाइप से आप ये कह सकते हो कि उसकी मेड थी, उसके पास चला जाता है, वहाँ से इयागो निकाल लेता है, और कैसियो के ऊपर पूरा शक डाल देता है कि कैसियो का, वो कैसियो को दे देता है। और जब फिर जा करके ओथेलो को बोलता है कि आप डेस्टिमोना से वो अपना हैंकी मांगो, तो जब वो डिमांड करते हैं तो वो उनके पास मिलता नहीं है, तो वो कहता है कि वो तो मेरे प्यार की निशानी थी, आपने मेरा हैंकी है वो किसको दे दिया, वो कैसियो के पास मिल जाता है। तो उससे उसको ना शक हो जाता है, और शक होने के कारण वो अपनी, उसकी वाइफ है जो डेस्टिमोना है, उसको गला घोट के ओथेलो मार देता है। तो इस तरह से ये विलियन का रोल निभाता है इयागो। इसमें आता है एक स्ट्रैंगलिंग सीन, जिसमें डेस्टिमोना और एमिलिया दोनों की डेथ हो जाती है। एमिलिया का मरते हुए एक सॉन्ग गाती है, और विलो नाम का सॉन्ग है, ये पिछली बार डीएसएसबी के 2021 वाले एग्जाम में भी आया था, विलो नाम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पर स्टार लगाया है। उसके बाद आता है मैकबेथ। मैकबेथ भी बहुत ही वॉलेंटियस एम्बिशियस के ऊपर बात की गई है, एम्बिशन। इसमें मैकबेथ है, इनकी वाइफ है लेडी मैकबेथ, जिसको फोर्थ विच भी कहा गया है। डंकन है जो स्कॉटलैंड के राजा है। डोनल वैन इनका एक बेटा है, एक इनका बेटा है मेलकोलम। एक इसमें मैकडफ है, एक बैंको है, बैंको का बेटा फ्लियंस है। और इसमें 3 विचेज मिलती है, और 3 विचेज भी कितनी बार इसमें अपीयर होती है, 4 टाइम अपीयर्स होती है। इसमें एक बैंक्वेट सीन है, जिसमें बैंक्वेट रखी गई है, और वहाँ पे बैंकों का भूत है, वो उसको मैकबेथ को दिखाई देता है, तो वो और तरह की हरकत करने लग जाता है, जिससे उसकी वाइफ है बहुत मुश्किल से बैलेंस कर पाती है। ऐसी चीज़ें हैं। लास्ट में क्या होता है, मैकडफ है वो सिजेरियन डिलीवरी से पैदा हुआ था, तो मैकबेथ के लिए बोला गया था कि आपको कोई भी मतलब जो है, मतलब नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुआ इंसान है वो आपको नहीं मार पाएगा,
तो इससे सी सेक्शन से इसकी डिलीवरी हुई थी, तो इस वजह से वो मैकडफ के हाथों मारा जाता है मैकबेथ, और मेलकोलम जो इनका बेटा है डंकन का, वो राजा बन जाता है। उसके बाद आता है रिचार्ड टू। ये हिस्टोरिकल प्ले माना जाता है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ये मैंने क्यों बताया है, क्योंकि इसमें जब 14th सेंचुरी चल रही थी, तो पीजेंट्स किसानों का जो विद्रोह चल रहा था 1381 के आसपास, और ब्लैक डेथ जो चल रही थी 1381-12 के आसपास, तो उसका जिक्र इसमें आता है रिचर्ड टू में, ये पूछ सकते हैं, और ये लिरिकल प्ले माना जाता है इनका। उसके बाद आता है हेनरी फिफ्थ। इसमें शेक्सपियर है वो अपोलोगाइज महसूस करता है, और उस टाइम में एक स्टोरी सी आती है, उसका मैंने जिक्र इसमें ज़्यादा किया नहीं क्योंकि मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो लगा नहीं। उसके बाद आता है एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉमेडी है। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में इसकी सेटिंग रखी गई है। टचस्टोन मैंने कल आपको बताया था कि इसमें एक फूल का रोल निभाता है, ये क्रिटिसाइज करता है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन को। इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आएंगे 4-5। तो जैकवास द मेलेंकलिक है, ये 7 एजेस ऑफ मैन की एक पोइम आती है, 7 एजेस ऑफ मैन, जैकवा ये पोइम को रिसाइट करता है। और कैरेक्टर इसमें रोजालिंड आती है मेनली, हीरोइन जिसको कहते हैं ओरलैंडो, सीलिया इसकी चाचा की बेटी है, ओलिवर और चार्ल्स, चार्ल्स इनका नौकर है, ओरलैंडो और ओलिवर ये दोनों भाई हैं, और रोजालिंड और सीलिया इनकी दोनों की आपस में फिर शादी हो जाती है। एक की रोजालिंड की ओलिवर से हो जाती है, और एक की ओरलैंडो से हो जाती है। चार्ल्स इनका नौकर है। टचस्टोन इसमें फूल है। मैंने मेन बता दी है। ड्यूक सीनियर की ये बेटी है। ड्यूक सीनियर इसमें क्या करता है, एक पोइम बोलता है, टंग्स इन ट्री बुक इन ब्रुक्स। ये पोइम है, ये किसके बोला, ड्यूक सीनियर के द्वारा बोली गई है। और इस प्ले की जो एंडिंग होती है, इस कॉमेडी की जो एंडिंग होती है, वो लिरिकल सॉन्ग के साथ होती है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री। ये फर्स्ट ग्रेड राजस्थान में पिछली बार पूछा गया था कि ये कौन सा इसके अंदर सॉन्ग है, तो अंडर द ग्रीनवुड ट्री ये थॉमस हार्डी का एक नोवेल भी है, वहाँ से ये टाइटल लिया गया है। उसके बाद आता है ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट है, ये ट्रेजिक कॉमेडी है। इसमें एक मेनली इंपॉर्टेंट जो कोट है वो क्या है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव। ये किसके द्वारा बोली गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत बार पूछी जाती है, टू बी नॉट टू बी वाली और ये वाली। इफ म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव, ये ड्यूक और सिनो जो है इसमें मेन कैरेक्टर, उसके द्वारा बोली जाती है। इसमें क्रॉस ड्रेसिंग का सीन, क्रॉस ड्रेसिंग का मतलब भेष बदलने वाला सीन। तो इसमें वोइला है, वो सिजेरियो के भेष में है, इसका भाई होता है सेबेस्टियन, ये दोनों ट्विन्स होते हैं, एक दूसरे की स्कल मिलती है इनसे, तो ये सिजेरियो का रूप ले लेती है, इसलिए क्रॉस ड्रेसिंग सीन का भी यूज़ किया गया है। मोलविलियो इसमें पूरे प्यूरिटन कैरेक्टर है। ओलिविया इसमें मेन हीरोइन है। और फेस्टे इसमें एक फूल का यूज़ है, और एक सर टोबी भी आते हैं जिनको अंकल टोबी के नाम से जानते हैं, इनका करेक्टर भी कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट है वो फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजेडी है, और ये शेक्सपियर के द्वारा रोमांटिक है ये, और शेक्सपियर के द्वारा। इसमें लवर्स के बारे में बोला गया, स्टार क्रॉस्ड लवर। स्टार क्रॉस्ड क्यों बोला है कि किस्मत ने उनका कहीं भी किसी भी जगह साथ नहीं दिया। और इसके अंदर 3 सोनेट भी आते हैं, ए बी, जो हमारे इटालियन इंग्लिश सोनेट हैं जो शेक्सपियर वाले, उसी फॉर्म में आते हैं, ए बी वाले, उसी की राइम स्कीम के साथ में यूज़ होता है। 3 सोनेट्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं, रोमियो एंड जूलियट। और मैंने कल आपको ये भी बताया था कि जो ऑर्थर ब्रुक था, उनकी रोमियोस एंड जूलियट नाम का एक नोवेला था, वहाँ से इसका टाइटल और इसका वर्क मतलब इसकी स्टोरी है वो ली गई है शेक्सपियर के द्वारा। उसके बाद आता है विंटर्स टेल। विंटर्स टेल में मेनली कैरेक्टर आपको याद रखने हैं, लियोन्टस, मोप्सा, एमिलिया, हिरमोइनो ये क्वीन है, कैमिलियो, पोलिन, और एक और है ये पलिक्शन। उसके बाद आती है कॉमेडी इनकी, और कॉमेडी है इनकी द टेमिंग ऑफ द श्रू। टेमिंग ऑफ द श्रू में क्या होता है, इंडक्शन सीन आता है। इंडक्शन सीन का मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी आगे की स्टोरी का वर्णन करते हैं तो उससे पहले एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हैं कि आपको इस चीज़ में ऐसे करना है, वैसे करना, मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग तैयार कर लेते हैं एक पेज के रूप में या एक फोलियो के रूप में, और फिर वो आपको एक्सप्लेन कर दी जाती है कि आगे हमें इस चीज़ को ऐसे ऐसे करना है, तो उसको बोलते हैं इंडक्शन सीन। ये टेमिंग ऑफ द श्रू में आते हैं। इसमें ये बात करता कौन है, ये होता है स्लाई बैगर नाम का एक कैरेक्टर, वो बताता है इस फ्रेमवर्क सीन को या इंडक्शन सीन को। इसमें बाटलो में एक मेन कैरेक्टर माना जाता है। लव्स लेबर लॉस्ट में क्या है, इसके कैरेक्टर कोई इतने ज़्यादा, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये एक सॉन्ग के साथ में ख़त्म होता है। और आउल एंड द कुको ये सॉन्ग है, ये सॉन्ग पूछा जा सकता है DSSP में, मेनली इस चीज़ पे फोकस करते हैं। द आउल एंड द कुको ये एक सॉन्ग के साथ में इसकी एंडिंग होती है। उसके बाद आता है मिड समर्स नाइट्स ड्रीम। मिड समर नाइट्स ड्रीम मैंने कल भी आपको बताया था कि यह भी प्ले विद इन प्ले माना जाता है, उसी टेक्निक पे आधारित है। और ये प्ले भी एक एपिलॉग के साथ में एंड होता है। और एपिलॉग में प्ले विद इन प्ले में प्ले कौन सा आता है, जैसे उसमें तो था मर्डर ऑफ गोरगांजो ऐसा था, और ये है
पायरामस, हैमलेट में तो वो है पायरामस एंड थिस्बी, ये डीएसएस में पिछली बार आया क्वेश्चन। इसमें करेक्टर पक और निक मैंने दो बताए थे। फूल्स, थीसिस मेन करेक्टर है, हर हर्मिया मेन कैरेक्टर है, हेलेना, पीटर और लाइसेंडर ये आपस में कैरेक्टर हैं 3-4। उसके बाद आता है मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। इसमें सीन है ओक ट्री का, ओल्ड एक पुराना सा ओक ट्री है उसका सीन दिखाया गया है एक फॉरेस्ट के अंदर, और फॉलस्टॉप इसके अंदर फूल कैरेक्टर माना जाता है, तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये इनके वक्त थे, मेन आपको बता दिए मैंने, और इनकी लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में भी बता दिया। तो ये वीडियो आपने पार्ट 2 के रूप में इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, और कल वाली वीडियो को एक बार फिर आप रिवाइज कर लेना। तो इससे आपका जो शेक्सपियर है इससे क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैंने पूरा का पूरा लपेटने की कोशिश की है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपका जो पहले आए हुए क्वेश्चन है वो भी ले लिए, और जो इम्पोर्टेंट है वो भी ले लिए, और आने की जो संभावना है, जिस जिस प्ले में जो जो आने की संभावना, वो सारा का सारा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट राइटर के साथ में। देखती हूँ, आप या तो मैसेज कर देना कौन सा चाहिए आपको, या फिर मैं अपने अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके आऊँगी। बाय बाय।